सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी ने मंगलवार को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुडिशरी सिस्टम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय में विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे। विश्व पिछले 2 दशकों में से एक महत्वपूर्ण रूपांतर से होकर गुजर रहा है, जिसके पीछे डिजिटलाइजेशन ने एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया है। न्यू टेक्नोलॉजी के आगमन से बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक सभी क्षेत्रों को हमारे व्यापक रूप से तरीके से लेकर सेवाओं की अभिगम्यता तक रूपांतरित कर दिया है। दक्षता में सुधार और अनुभवों को समृद्ध करने की क्षमता के साथ डिजिटलाइजेशन वर्तमान समय का मूल मंत्र बन गया है। इस संदर्भ में न्यायपालिका एक ऐसा क्षेत्र है जहां उभरती प्रौद्योगिकी के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने की उल्लेखनीय क्षमता मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उभरती टेक्नोलॉजी राष्ट्र को सबल बनाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसी भी परिवर्तन के साथ हमेशा कुछ चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार क्षमता का लाभ उठाएं और नियंत्रण के साथ रिस्क को कम करें और एक ऐसे प्रावधान व समाधान प्रदान करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव को प्रभावित कर सके। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको न्यायिक प्रणाली को कैसे रूपांतरित कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा अदालती कार्रवाई का डिजिटलाइजेशन करना। उभरती टेक्नोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है अदालती कार्रवाई का डिजिटलीकरण करना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का उपयोग करके कागजी कार्रवाई को कम करने और अभिगम्यता सुधार लाने और मामलों के कुशल प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है। अदालती रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण उन्हें सुलभ बनाने, पारदर्शिता में सुधार लाने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए ई कोर्ट परियोजना, ई कोर्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में न्यायालय के कार्यकरण को कंप्यूटरीकरण करना और न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल बनाना। अब हम बात करेंगे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और पैटर्न की पहचान करने और परिणामों को पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश ने इसकी मूल्य की पहचान की है और प्रस्तावित किया है कि न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के दोनों के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स या उपकरणों का प्रवेश कराया जाए। वर्तमान में कोर्ट ने अपनी प्रणालियों में से 2 टूल्स का प्रयोग शुरू किया है। पहला सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर जिसे सुवास कहते हैं, और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी जिसे सुपेस कहते हैं। सुवास आदेश निर्णय को स्थानीय भाषाओं में से रूपांतरित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम अनुवाद उपकरण है, जबकि सुपेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान सहायक उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च असिस्टेंट टूल के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि मामलों की ई फाइलिंग करना। ई फाइलिंग का उपयोग करके मामलों को दर्ज कराने की प्रक्रिया को तीव्र और अधिक कुशल, लागत प्रभावी बना सकता है। ई फाइलिंग मामलों को दाखिल करने में लगने वाले समय को कम करना, डेटा शुद्धता में सुधार लाने और न्यायालय में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ई फाइलिंग पोर्टल अधिवक्ता और वादियों के मामले दर्ज करने और मामले के रिकॉर्ड ऑनलाइन एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। अब यहाँ बात करेंगे सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का यूज करना। वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग दूरस्थ सुनवाई में मदद कर सकता है, जिससे अधिवक्ता और वादियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेना आसान हो जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से समय एवं धन की बचत हो सकती है, यात्रा का बोझ कम हो सकता है और सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है
उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय न्यायालय ने आभासी सुनवाई वर्चुअल हियरिंग हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना शुरू किया था। सुरक्षित रिकॉर्ड कॉपिंग के लिए ब्लॉकचेन का प्रयोग करना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोड रिकॉर्ड की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। ब्लॉकचेन का उपयोग हेरफेर को रोकने, डेटा को अखंडता को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि कोड रिकॉर्ड सुरक्षित है एवं अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ है। उदाहरण के लिए तेलंगाना राज्य भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। अब हम बात करेंगे जो हमारे न्यायिक प्रणाली में जो उभरती टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के क्या संबंध चुनौतियां हैं। डेटा सुरक्षा सबसे पहले न्यायिक प्रणाली एकत्र किए जाते संवेदनशील डेटा की बढ़ती मात्रा के साथ ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस डेटा को सुरक्षित रखा जाए। कोई भी डेटा उल्लंघन न्याय प्रणाली की अखंडता को भंग कर सकता है और जनता के भरोसे को कम कर सकता है। दूसरा है पक्षपात और भेदभाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती टेक्नोलॉजी पूर्वाग्रह और भेदभाव को बनाए रख सकती है यदि उपयोग किए जाते एल्गोरिदम को सावधानी से डिजाइन नहीं किया जाए। ये जोखिम भी मौजूद है कि यह टेक्नोलॉजी न्याय प्रणाली में मौजूदा पूर्वाग्रह और असमानता को बढ़ावा दे सकती है। तीसरा है आपकी समझ की कमी। कई विधिक पेशेवरों में उभरती टेक्नोलॉजी की क्षमताओं और सीमाओं को पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता की कमी हो सकती है। इससे इन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के संबंध में भ्रम उत्पन्न हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी और अनुचित उपयोग की स्थिति बन सकती है। चौथा है आपका गोपनीयता संबंधी चिंताएं। उभरती टेक्नोलॉजी का उपयोग गोपनीयता संबंधी अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। उदाहरण के लिए चेहरा पहचान तकनीक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल लोगों की सहमति के बिना उसकी पहचान करने के लिए किया जा सकता है और इस बात का जोखिम मौजूद है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों का या अन्य संगठनों द्वारा इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है। चौथा है आपका लागत। उभरती टेक्नोलॉजी का क्रियान्वयन महंगा सिद्ध हो सकता है और न्यायिक प्रणाली के लिए पास इन टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए संसाधन की कमी हो सकती है। ये उन संभावित लाभों को सीमित कर सकता है जो ये टेक्नोलॉजी के न्याय प्रणाली में ला सकती है। नैतिकता का प्रश्न। न्यायिक प्रणाली में उभरती टेक्नोलॉजी को लागू करते समय विभिन्न नैतिक विषयों पर भी विचार किया जाना चाहिए। न्यायिक कार्य में आवश्यक मानवीय तत्व ह्यूमन एलिमेंट या विवेक की कमी को लेकर भी एक चिंता उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह न्यू टेक्नोलॉजी व्यक्तियों के अधिकारों से समझौता ना करे या न्याय प्रणाली की अखंडता को कमजोर ना करे। अब यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे आगे की राह क्या हो। नैतिकता का प्रश्न। उभरती हुई टेक्नोलॉजी के नैतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं और न्यायिक प्रणाली को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग इस तरह से किया जा रहा है जो नैतिक मानकों के अनुरूप हो। दूसरा आपका डेटा गोपनीयता सुरक्षा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों डेटा संग्रह पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस डेटा का संग्रह एवं उपयोग इस प्रकार किया जाए जो डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के नियमों के अनुरूप हो। तीसरा है आपका अभिगम्यता। अभिगम्यता के अंतर्गत न्यायिक प्रणाली को सुनिश्चित करना चाहिए कि उभरती टेक्नोलॉजी दिव्यांगजन या टेक्नोलॉजी तक सीमित पहुंच रखने वाले लोगों के लिए अभिगम्यता संबंधी बाधाएं पैदा न करें। इसके अलावा पारदर्शिता जवाबदारी का मामला है। इसमें क्या है कि जो हमारी उभरती टेक्नोलॉजी का उपयोग पारदर्शी होनी चाहिए और ये जवाबदारी के अधीन हो ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनका उचित एवं न्यायपूर्ण उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बचा हमारा प्रशिक्षण और शिक्षा। न्यायिक प्रणाली को सुनिश्चित करना चाहिए कि उभरती टेक्नोलॉजी के उपयोग के संबंध में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और ये अन्य हितधारकों को ये उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित एवं शिक्षित किया जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके उनका प्रभावी एवं उचित तरीके से उपयोग किया जा रहा है। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का प्रश्न इस प्रकार है कि न्यायिक प्रणाली में उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को अनुप्रयोग में बाधा उत्पन्न करने वाली
प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं और न्याय प्रणाली की दक्षता एवं निष्पक्षता में सुधार के लिए उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड प्लीज solve this question. Thank you friends.